Good evening, dear students. Hello, Sachi. How are you? तो ठीक है, साची ने थम्स अप किया, इसका मतलब आई एम ऑडिबल. कैन यू सी द स्लाइड? इज द स्लाइड विजिबल? साची, इज द स्लाइड विजिबल? ओके, दैट्स वेरी फाइन. चलिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस. लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ और कॉर्पोरेट एक्शंस के पहले व्हाट टू एडजस्ट. अब अभी तक हम लोगों ने बात की अबाउट निफ्टी. ठीक है, दैट इज एन इंडेक्स. जब हम लोग स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हैं या स्टॉक फ्यूचर्स की बात करते हैं, नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, whenever we talk about stock futures और stock options, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स ऐसी बहुत सारे एक्शंस लेती है जिसके वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑप्शंस का वो चेंज हो जाता है या फ्यूचर्स का वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अच्छे से सुनना बेटा, एग्जांपल चाहिए तो लिख लेना कहीं इफ यू वांट. फॉर एग्जांपल, bonus, company is issuing a bonus share. Company is issuing a bonus share. अब अच्छे से सुनना. Supposedly there is a company called XYZ Company Limited. XYZ कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स, 10 करोड़ शेयर्स मार्केट में हैं. मतलब कंपनी ने अब तक कितने शेयर्स इशू किए? इट इज 10 करोड़ शेयर्स. ठीक है. कंपनी का फिलहाल प्राइस चल रहा है 400 रुपीज पर शेयर. ठीक है, कंपनी का प्राइस चल रहा है 400 रुपीज पर शेयर. नाउ कंपनी हैज बीन अर्निंग अ गुड प्रॉफिट और कंपनी का दिल बड़ा है. कंपनी बोलती है चलो यार सबको बोनस शेयर्स बेचते हैं, बोनस शेयर्स देते हैं. अब बोनस शेयर्स इन्होंने बोला 1:1. बोनस शेयर्स का रेशियो इज 1:1. इसका मतलब बेटा क्या हुआ? जिसके पास XYZ कंपनी का एक शेयर है उसको एक शेयर और मिलेगा बोनस. एक शेयर के पीछे एक शेयर और मिलेगा. अब मेरे को बताइए, कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट विल इंक्रीज फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़. ठीक है, 10 करोड़ का 20 करोड़ हो गया. एट द सेम टाइम जो कंपनी के शेयर का प्राइस था 400 रुपीज, नाउ इट विल डिक्रीज टू 200 रुपीज. तो अब एक शेयर की कीमत 400 रुपए नहीं है, अब एक शेयर की कीमत 200 रुपए है. ठीक है. अब भाई प्राइस में चेंज आ गया कंपनी के एक्शन की वजह से, कॉर्पोरेट एक्शन, कंपनी के एक्शन के वजह से. बट नेचुरल जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉट साइज है वो भी चेंज होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक एक्सचेंज बोलता है, एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. हो सकता है कि जो मार्केट लॉट था वो 1000 शेयर्स का था पहले, क्योंकि अब रेट प्राइस कम हो गया फ्रॉम 400 टू 200. तो हो सकता है मार्केट लॉट अब बन जाएगा 2000. इंस्टेड ऑफ 1000 शेयर्स, मार्केट लॉट विल बी 2000 शेयर्स. तो भाई कंपनी के एक्शन के वजह से, कॉर्पोरेट एक्शन के वजह से कहीं ना कहीं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्ट्रक्चर पे भी असर पड़ेगा. दैट इज एडजस्टमेंट दे आर टॉकिंग अबाउट. कि भाई क्या एडजस्टमेंट्स हैं? एडजस्टमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस. अब मेरे को बताओ, सिर्फ लॉट साइज बदलेगा या स्ट्राइक प्राइस भी बदलेगा? क्योंकि पहले स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ करता था, जब 400 रुपए रेट था तो स्ट्राइक प्राइस 400, 410, 420 या 390, 380 ऐसा होता होगा. लेकिन अब स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएगा 200, 210, 220 या फिर 190, 180 एंड समथिंग लाइक दैट. तो देखो, मार्केट लॉट साइज भी चेंज हो गया, स्ट्राइक प्राइस भी चेंज हो गया और पोजीशन भी चेंज हो गई. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? ठीक है, जो ओल्ड पोजीशन थी कंपनी की, इनटू जो भी फैक्टर एडजस्टमेंट हुआ है, वो एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी पोजीशनिंग अलग से होगी. मतलब उसको पोजीशन शो अलग से किया जाएगा. ठीक है, तो उसकी पोजीशनिंग में चेंज आएगा नंबर्स में. कि भाई पहले ये, क्योंकि कंपनी 1
सॉरी 10 करोड़ शेयर से अब 20 करोड़ शेयर्स हो गए, 400 रुपीज का अब 200 रुपीज हो गया, मार्केट लॉट साइज में भी चेंज हो गया, 1000 शेयर्स का 2000 शेयर्स हो गया। तो ये सब चीज का असर उसकी पोजीशन पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स क्यों हो रहे हैं, मतलब फ्यूचर और ऑप्शन में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, क्योंकि कंपनी ने एक एक्शन लिया। याद रखना इंडाइसिस में ये बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा ये स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर्स में होता है। तो देखो, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स किसका है, कॉर्पोरेट का, कंपनी का, है ना। तो एडजस्टमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस फॉर स्टॉक ऑप्शंस वुड बी एज फॉलोज, लेट अस सी वन बाय वन। The basis for any adjustment for corporate action shall be such that the value of the position of the market participants on come and X date for corporate action shall continue to remain the same as far as possible. Now, what do you mean by come and X date? अब मेरे को बताइए, कंपनी ने बोनस शेयर, आज अच्छे से सुनिएगा, टुडे इज 24th of May, कंपनी बोलेगी कि भाई 31 मई तक का टाइम है, 31 मई को हम लोग अपने बुक्स क्लोज कर देंगे। कब क्लोज करेंगे, 31 मई को हम बुक क्लोज कर देंगे। मतलब 31 मई को कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने लोगों के पास शेयर्स हैं, 10 करोड़ शेयर्स, जिन लोगों के पास है उन्हीं को बोनस मिलेगा। तो 31 को जब बुक क्लोज होगा, 31 ऑफ मई को जिस दिन बुक क्लोज होगा, उसके बाद कंपनी देखेगी कि भाई किस किस के पास शेयर्स है, उनको बोनस मिलेगा। 1 जून को अगर किसी ने शेयर लिया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो भाई आपके पास टाइम है, 24, 25, 26, जब जब मार्केट ओपन है आप XYZ के कंपनी के शेयर खरीद लो, उसको 31 तक रखो, ठीक है। 31 तक रखोगे, अगर आपने 31 तक उसको नहीं बेचा तो आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाओगे कि अच्छा मनीष राय, इनके पास 100 शेयर्स हैं तो इनको 100 शेयर्स और दिया जाए। तो दैट इज टर्म्ड एज कम, CUM, कम बोनस। तो कम बोनस का मतलब क्या है कि आपको जो भी बेनिफिट, जो भी एक्शन कंपनी ने लिया है वो आपको मिलेगा। आप बोनस बोल दो, डिविडेंड बोल दो, कुछ भी बोल दो, बोनस में भी कम होता है, डिविडेंड में भी कम होता है। कम डिविडेंड मतलब डिविडेंड मिलेगा, सेम चीज बेटा डिविडेंड के टाइम पे होता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी हैज अर्नड अ गुड प्रॉफिट और कंपनी उसको बांटना चाहती है एज ए डिविडेंड, तो बट नेचुरल एक डेट होगी कि भाई हम 31 मई, एग्जांपल है अगेन, 31 मई को अपना बुक्स क्लोज करेंगे। 31 मई हम लोग चेक करेंगे, जो जो जिन जिन के पास शेयर्स रहेंगे उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा, बाकी लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो जो लोगों को डिविडेंड चाहिए, जो लोगों को बोनस चाहिए, जो लोगों को राइट इशू चाहिए, वो 31 के पहले खरीद ले और अपने डीमैट अकाउंट में रखे। 31 के बाद दूसरे दिन आप बेच सकते हो, तो आपको बोनस मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। दैट इज टर्म्ड एज कम डिविडेंड या कम बोनस, CUM, कम। एक्स डेट, दूसरा कंसेप्ट है एक्स डेट। अब मेरे को बताओ, अगर साची 1 तारीख को शेयर्स खरीदती है कि मेरे को बोनस मिलेगा, तो क्या साची को बोनस मिलेगा? नहीं, क्योंकि 31 वाज द लास्ट डेट। 31 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन क्लोज्ड बाय द कंपनी। क्यों क्लोज किया? ताकि वो ये जान सके कि भाई 31 तक कितने लोगों के पास शेयर्स है। अगर कंपनी बोनस इशू कर रही है तो उनको बोनस दिया जाएगा, कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है तो उनको डिविडेंड दिया जाएगा, कंपनी राइट इशू कर रही है तो राइट इशूज दिया जाएगा। तो इन लोग बोल रहे हैं कि जब तक ये चीजें होती है तब तक आपका जो पोजीशन है इट विल रिमेन सेम, लेकिन जैसे ही डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद फ्यूचर्स, ऑप्शन सब में चेंजेस करना पड़ेगा। इसी के लिए मैक्सिमम कंपनीज जिनके शेयर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हैं, जिनके शेयर्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हैं, उन लोग लास्ट थर्सडे का इंतजार करते हैं कि हम लोग यार लास्ट थर्सडे करेंगे तो टेंशन नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे से जो नया स्ट्राइक प्राइस है, नया उसका रेंज है, दैट इज लॉट साइज है, वो सब चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, लेट अस सी। दिस विल फैसिलिटेट इन रिटेनिंग द रिलेटिव स्टेटस ऑफ पोजीशंस, नेमली इन द मनी हो, एट द मनी हो या आउट ऑफ द मनी, आपके पोजीशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस विल ऑल्सो एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट्स, मतलब अगर किसी को खरीदना या बेचना है तो वो कर सकता है। सबसे पहले बताइए, ये पर्टिकुलर पॉइंट सबको समझ में आया, उसका बैकग्राउंड समझ में आया? सबसे पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि भाई एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर कंपनी बोनस दे रही है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी राइट इशू दे रही है, तो बट नेचुरल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी चेंजेस आएंगे। फिर फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट में हमने दो कंसेप्ट देखे, कम एंड एक्स डेट। कम मतलब एक पर्टिकुलर तारीख के पहले अगर आप खरीद रहे हो, जो कंपनी डिक्लेयर करती है, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो कंपनी बोलती है भाई सो एंड सो तारीख तक अगर आप ले रहे हो तो कम, मतलब आपको वो बेनिफिट मिलेगा, कम आ जाओ, बेनिफिट लेके जाओ। एक्स डेट, डेट निकल गई, एक्सपायरी डेट है। एक्स डेट मतलब एक्सपायरी डेट हम लोग याद रखने के लिए, जब मैं पढ़ता था तो मैं याद रखने के लिए बोलता, एक्सपायरी डेट मतलब भाई डेट निकल चुकी है, अब आपको वो बेनिफिट जो कंपनी देने वाली है, बोनस देने वाली है, राइट इशू देने वाली है, डिविडेंड देने वाली है, अब आपको नहीं मिलेगा। तो क्या ये बेटा फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया? क्योंकि आई कैन सी ओनली साची, क्योंकि उन्होंने अपना वीडियो ऑन करके रखा है, मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं जानता, तो प्लीज बाकी लोग आप में से किसी को भी बेटा कोई प्रॉब्लम है, प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स। चलिए सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट वही बता रहा है, जैसे ही कंपनी कोई एक्शन लेगी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। किन चीजों में मॉडिफिकेशन होगा? तीन चीजें, तीनों चीज मैं आपको बता चुका हूं आज ही। लेट अस सी, एडजस्टमेंट शैल मीन मॉडिफिकेशन टू पोजीशंस एंड और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट आप डेरिवेटिव मार्केट में ले रहे थे, उसमें क्या क्या किन किन चीजों में चेंजेस आएगा, देखो लेट अस सी। Contract specification as listed below such that the basic premise of adjustment laid down above is satisfied. क्या क्या satisfy करना पड़ेगा? स्ट्राइक प्राइस चेंज होगा, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, XYZ लिमिटेड 400 रुपए चल रहा था। जब 400 रुपए चल रहा था तो उसका स्ट्राइक प्राइस होगा 400, 410, 420, 430, 440, ये ऊपर के रेंज में, नीचे के रेंज में था 390, 380, 370, 360 एंड गोज ऑन। तो ये सब स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का अब बोनस मिलने के बाद कंपनी के शेयर की वैल्यू 200 रुपए हो गई है, तो फिर अब नया स्ट्राइक प्राइस बनेगा। पोजीशन विल चेंज एंड थर्ड इज मार्केट लॉट साइज विल चेंज। तो ये तीनों चीज चेंज होगी। थर्ड, एनी एडजस्टमेंट फॉर कॉर्पोरेट एक्शन शैल बी कैरिड आउट ऑन द लास्ट डे। अच्छे से सुनना, जो भी होगा वो कम बेसिस पे होगा। So any adjustment for corporate action shall be carried out on the last day on which a security is traded on a cum basis in the underlying cash market after the close of trading hours. तो भाई 31st, हमारे एग्जांपल में 31st was the date। 31st तक अगर आपने ले लिया तो आप कम में आओगे। 31st के बाद 1 जून को अगर आप ले रहे हो शेयर्स तो आप एक्स में आ जाओगे, दैट इज एक्स बोनस, या फिर एक्स डिविडेंड, या फिर एक्स राइट शेयर्स, राइट इशू। ठीक है, अब वही चीज है। अब ये उन्होंने लिस्ट बताई है कि किस किस चीज में चेंजेस आ सकते हैं, ये सब है, आपको इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी बोनस इशू कर रही है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कब कब करना पड़ेगा वो लिस्ट बताइए। तो बोनस में एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, राइट्स इशू में मर्जर या डीमर्जर, अमलगमेशन, स्प्लिट्स, कंसोलिडेशन, हाइव ऑफ, वारंट्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड्स, ये सब वो चीजें हैं जिसके वजह से जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का स्ट्रक्चर है, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। फॉलोइंग इलैबोरेट्स द एडजस्टमेंट फॉर, अब देखो हम लोग ने ये सब चीजें ना लेते हुए कुछ ही चीजें ली है। क्या क्या? बोनस, स्टॉक स्प्लिट्स,
कंसोलिडेशंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड्स, ये तीनों में, तीन चीजों में चेंजेस आएगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, स्ट्राइक प्राइस में चेंज आएगा, मार्केट लॉट साइज में चेंज आएगा और पोजीशन में चेंज आएगा। तो देखो स्ट्राइक प्राइस, नया स्ट्राइक प्राइस आएगा। द न्यू स्ट्राइक प्राइस शैल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द ओल्ड स्ट्राइक प्राइस बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर एज अंडर 1:1। एक बोनस, एक शेयर के पीछे एक शेयर और मिलेगा, तो रेट बट नेचुरल आधा हो जाएगा, 400 रुपए का 200 रुपए हो जाएगा। मार्केट लॉट साइज चेंज हो जाएगा, पहले 1000 की क्वांटिटी का मार्केट साइज था, अब 2000 की क्वांटिटी का। तो द न्यू मार्केट लॉट और मल्टीप्लायर शैल बी अराइव्ड एट बाय मल्टीप्लाइंग द ओल्ड मार्केट लॉट बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर एज अंडर। एंड पोजीशन, मैंने पहले बताया पोजीशन में भी चेंजेस आएगी। द न्यू पोजीशन शैल बी अराइव्ड एट बाय मल्टीप्लाइंग द ओल्ड पोजीशन बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर एज अंडर। सब में एडजस्टमेंट फैक्टर्स है। यहां तक सबको समझ में आया क्या? पहले ये बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साची ने हैंड्स रेज किया है, मतलब ऐसी कोई बात है जो इसको समझ में नहीं आई है। लेट अस सी। यस साची। तो पोजीशन में जो मल्टीप्लाइंग द ओल्ड पोजीशन बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर्स है, वो एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं फिर से बता रहा हूं। पोजीशन, आप पहले पोजीशन लिया करते थे 400 के हिसाब से, क्योंकि तब स्पॉट प्राइस 400 था। अब डिविडेंड मिलने के बाद या फिर बोनस शेयर्स मिलने के बाद अब पोजीशन चेंज हो गई है, 400 से 200 रुपए हो गई है। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क आ गया, प्राइस में भी फर्क आ गया, स्ट्राइक प्राइस में भी फर्क आ गया, मार्केट लॉट में भी फर्क आ गया। तो पोजीशन, इट इज टॉकिंग अबाउट प्राइस। तो ओल्ड पोजीशन, दैट इज ओल्ड प्राइस, को एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ एडजस्ट किया जाएगा। तो ओल्ड पोजीशन मतलब जो 400 की ओल्ड प्राइस थी वैसे, हाँ जी, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर्स जी। तो सर 400 इनटू जो बोनस अमाउंट है वो मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। बोनस अमाउंट, अमाउंट कभी नहीं देते ना बेटा, बोनस में तो शेयर्स देते हैं। कंपनी जो है, कंपनी बोनस में पैसे नहीं दे रही है। कंपनी बोल रही है जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर हमारे तरफ से। अच्छा, तो शेयर्स दे रहे हैं इधर। तो किसके 10 शेयर्स है तो उसको 20 मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके साथ। बट नेचुरल, जिसके 10 शेयर्स है उनको 20 शेयर्स मिल जाएंगे, जिसके 100 शेयर्स है उनके 200 शेयर्स हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा पोजीशन मतलब रैंकिंग भी रहती है कंपनी की ना, दैट इज नॉट पोजीशनिंग। पोजीशन मींस इट इज रिलेटेड विद प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, देखो एक क्या क्या चीज चेंज होगा। स्ट्राइक प्राइस चेंज होगी क्योंकि पोजीशन के ऊपर असर है। पोजीशन, इन शॉर्ट वी कैन से पोजीशन मींस प्राइस। पहले 400 था, अब 200 हो गया। पोजीशन हैज बीन चेंज फ्रॉम 400 टू 200। उसी के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस होगा, उसी के हिसाब से मार्केट लॉट भी चेंज होगा। अच्छा, ठीक है, यस, ओके, मोस्ट वेलकम। अब इसके बाद इन लोग ने अलग अलग फॉर्मूलाज दिए। ठीक है, बोनस शेयर्स का, स्प्लिट का, ये आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, डोंट गो फॉर दिस। अब आप आइए डायरेक्ट डिविडेंड्स पे। अब बेटा कंपनी कभी भी अगर कॉर्पोरेट सेक्टर डिविडेंड दे रहा है तो इसमें दो प्रकार के डिविडेंड होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिविडेंड और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड। अब दोनों में फर्क क्या है, एकदम आसान भाषा में बताता हूं। 5% या उससे कम डिविडेंड दिया तो ये ऑर्डिनरी डिविडेंड है, 5% से ज्यादा डिविडेंड दिया तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड है। बस यही फर्क है। तो if company corporate sector is giving a dividend of less than 5%, it is termed as ordinary dividend, and whenever a company is giving dividend more than 5%, it is termed as extraordinary dividend. That's all. अब वही चीज इन लोग ने यहां लिखी है। हमको डिविडेंड्स में सिर्फ और सिर्फ बेटा फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ना है, क्योंकि यही कोर, यही बेस है। ठीक है, dividends which are below 5% of the market value of the underlying stock would be deemed to be ordinary dividend, and no adjustment in the strike price would be made for ordinary dividends. कोई strike price या किसी चीज में change नहीं आएगा।
For extraordinary dividends above 5% of the market value of the underlying stock, the strike price would be adjusted. Strike price को adjust करना पड़ेगा. तो कहां strike price adjust नहीं होगा? Ordinary में strike price adjust नहीं होगा. Extraordinary में strike price adjust होगा. तो जब कभी, अच्छे से सुनना, जब कभी कंपनी डिविडेंड देगी लेस देन 5% है, तो कोई स्ट्राइक प्राइस में चेंज करने की जरूरत नहीं है. लेकिन जैसे ही कंपनी 5% से ज्यादा का डिविडेंड देगी तो स्ट्राइक प्राइस में एडजस्टमेंट किया जाएगा. स्ट्राइक प्राइस बढ़ाई जाएगी, कम नहीं की जाएगी, बढ़ाई जाएगी. ठीक है, क्योंकि कंपनी अब धीरे से ऊपर की तरफ मूव हो गई है आफ्टर गेटिंग डिविडेंड. ठीक है, इतना ही देखना इसमें, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. इसके बाद आप आइए आगे, दैट इज मर्जर एंड डीमर्जर. नाउ can anyone let me know what is the difference between merger and demerger? Yes, merger and demerger. कोई भी. What is the difference between merger and demerger? है किसी में दम? चलो ठीक है, जिसका कोई नहीं होता. अच्छा, जितेन, वेरी गुड. यस जितेन. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. So merger means when the two big companies merge with each other, and their shares also get merged according to the ratio decided in the company. Very good. And the demerger is exactly opposite, when two companies separate each other, separate from each other. Yes, very good, very good जितेन. बहुत अच्छे से जितेन ने बताया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड डीमर्जर. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी बैंक हुआ करती थी. गवर्नमेंट ने बोला यार बहुत बड़ी बैंक है, इसको हम लोग डीमर्जर कर रहे हैं. तो एक बैंक को इन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एज इट इज रखा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दी. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर. तो ये क्या था? दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डीमर्जर. एक कंपनी को बहुत सारी कंपनीज में बनाना. ठीक है, और फिर आज अभी 2 साल पहले अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा यार वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतने सारे हो गए हैं, इतना उनका बिजनेस फैल गया, अब इनको मर्ज किया जाए. तो ऐसी बहुत सारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरीज थे जिनको मर्ज कर दिया गया, फिर से वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आ गए. अब मेरे को बताओ, अज्यूम करो, अच्छे से सुनना, अज्यूम करो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 10 करोड़ शेयर्स हैं. अब इन लोग डीमर्जर कर रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग और स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर अलग, या स्टेट बैंक ऑफ जयपुर अलग. तो अब 10 करोड़ शेयर्स स्प्लिट हो जाएंगे. गवर्नमेंट कंपनी जैसा चाहे वैसी 50-50 फॉर एग्जांपल, इजीली समझ में आया आपको. 50-50 मतलब 5 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर के, 5 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. ठीक है, अब मेरे को बताओ, जिसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं, उसके शेयर्स अगर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में चले गए तो हो सकता है. तो यहां पे अगेन एक पर्टिकुलर डेट फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल 31 मई. भाई 31 मई के दिन हम अपनी बुक्स क्लोज कर देंगे. जिसका नाम आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिस्ट में कि ये सब शेयर होल्डर्स हैं, इनको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ, जैसे सांची के 10 शेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो भाई सांची अब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 शेयर मिलेंगे और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के 5 शेयर मिलेंगे. तो डिवाइड कर देंगे. दैट इज डीमर्जर. अब डीमर्जर के वजह से भाई फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर असर आएगा कि नहीं? भाई अब नया एक एंटिटी बन गया है, उसकी अलग से बनानी पड़ेगी. प्राइस आधा हो जाएगा, ठीक है, या प्राइस पूरा की पूरा स्प्लिट होगा.
देयर कैन बी n नंबर ऑफ थिंग्स. तो डीमर्जर और मर्जर में भी, अच्छा क्या डीमर्जर और मर्जर में कम डेट और एग्जिट डेट होगी क्या? यस, अभी मैंने बताया 31 मई इज द लास्ट डेट. तो या फिर दो कंपनी मर्ज हो रही है या एक कंपनी डीमर्ज हो रही है, दोनों कंडीशंस में फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर, डेरिवेटिव के ऊपर असर आएगा. तो वही है, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ. अगेन वी हैव टू सी ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ. ऑन अनाउंसमेंट ऑफ द रिकॉर्ड डेट, मैंने पहले ही बताया रिकॉर्ड डेट इज द लास्ट डेट 31st May in our example. On announcement of the record date for merger or demerger, the last come date for merger demerger would be determined by the exchange या फिर clearing corporation. The date of expiration of all contracts in the underlying which shall cease to exist subsequent to merger या demerger shall be the last come date which shall be informed to the members. बोलने का मतलब अगर 31st May डिसाइड है तो 31st May के बाद ये पर्टिकुलर शेयर्स डेरिवेटिव मार्केट में दिखेगा नहीं, जब तक कंपनी मर्ज या डीमर्ज की पूरी डिटेल्स लाती नहीं है, देखती नहीं है. तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विल सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो जाएंगे. इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए कंपनीज क्या करती है, 2 महीने 3 महीने पहले ही डिक्लेयर करती है कि भाई 3 महीने बाद ऐसा होगा. तो कोई भी आदमी उसके बाद का कॉन्ट्रैक्ट लेता ही नहीं है. डेट इस हिसाब से, ऐसा नहीं होता है कि भाई आज डिसाइड किया और परसों के दिन हम मर्जर कर रहे हैं या नरसों के दिन हम डीमर्जर कर रहे हैं. इट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट. 2 महीने 3 महीने का वक्त होता है, जिसने जैसी पोजीशंस ली है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है उस हिसाब से. दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मर्जर एंड डीमर्जर. तो यहां पे दैट इज कम डेट और एक्स डेट बहुत मायने रखती है. तो क्या ये फर्स्ट पैराग्राफ में किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई, ऐसा है क्या? प्लीज लेट मी नो. एनी क्वेरीज? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, ट्रेडिंग कॉस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेडिंग कॉस्ट. ये जो टेबल है इसके ऊपर क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही. अब एक एक करके देखते हैं. अ पार्टिसिपेंट इन द इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट हैज टू इनकर डिफरेंट ट्रेडिंग कॉस्ट, खर्चा है, which can be broadly classified into user charges, statutory charges and impact costs. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे about user charges. User charges मतलब brokerage. What do you mean by user charges? Brokerage. मेरे को बताइए, अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदेंगे तो ब्रोकरेज भरना ही है. अब कौन भरेगा, वो टेबल में दिया हुआ है कि भाई कौन भरेगा, तो आपको ये याद रखना है कि कौन भरेगा. दूसरा है स्टैट्यूटरी चार्जेस, दैट इज टैक्सेस, भाई भरना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. ठीक है. और तीसरा है इंपैक्ट कॉस्ट, वो हम लोग बाद में देखेंगे. इंपैक्ट कॉस्ट इसके पहले भी देख चुके हैं, बहुत इजी है, हम लोग इसके बाद में भी देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है इंपैक्ट कॉस्ट के बारे में. तो सबसे पहले यूजर चार्जेस. यूजर चार्जेस मींस ब्रोकरेज. ब्रोकरेज इज द कमीशन चार्ज्ड बाय ब्रोकर हु प्लेस द ऑर्डर फॉर देयर क्लाइंट्स. ब्रोकरेज इज यूजुअली लोअर फॉर इंट्राडे ट्रेड्स. अच्छे से सुनना, इंट्राडे अगर ट्रेड कर रहे हो तो ब्रोकरेज कम होता है. Rates of brokerage differ widely according to the additional services offered by the broker. हर ब्रोकर का ब्रोकरेज अलग अलग है. याद रखना, यहां मैक्सिमम लिमिट इज डिसाइडेड बाय सेबी एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज. मैक्सिमम कितना आप ब्रोकरेज ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप कुछ भी ब्रोकरेज ले सकते हो. ठीक है, आगे. Just as brokers charge brokerage from their clients, the stock exchange also collect transaction charges from brokers who are the members of the exchange. मतलब सोचिए, अगर मैं मनीष राय एक पर्टिकुलर शेयर, एग्जांपल दे रहा हूं, इंट्राडे के लिए एक पर्टिकुलर शेयर ले रहा हूं और ब्रोकरेज लग रहा है 10 पैसा, तो 10 पैसे में मेरी जो कंपनी है एंजल ब्रोकिंग, वो भी लेगी हिस्सा, उसका भी पैसा होगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी पैसा देना पड़ता है.
तो दैट इज यूजर चार्जेस, दैट इज ब्रोकरेज। क्या ब्रोकरेज सबको समझ में आया? इसके बाद है स्टैट्यूटरी चार्जेस। स्टैट्यूटरी मींस कंपलसरी, मैंडेटरी, हर एक को भरना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ब्रोकरेज भी तो भरना पड़ता है। याद रखना ब्रोकरेज में फ्लक्चुएशन हो सकता है, 5 पैसा 10 पैसा, डिफर्स फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर, लेकिन स्टैट्यूटरी चार्जेस आर फिक्स्ड। तो क्या है? These includes the security transaction tax STT, goods and services tax GST, stamp duty and SEBI turnover fees। ये सब स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं जो देना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस। अब क्या है, अच्छे से बात करना, अच्छे से देखना बेटा। सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज, इसका रेट बता रहे हैं लोग 0.05% ऑफ द टोटल अमाउंट। पे कौन करेगा? सेलर ऑफ द ऑन द ऑप्शन प्रीमियम। कौन पे करेगा? सेलर, क्योंकि सेल है ना, जब सेल कर रहे हैं तो सेलर ही भरेगा, बट नेचुरल। अब सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, ठीक है, तो इट इज 0.125%। कौन भरेगा? परचेसर ऑन द सेटलमेंट प्राइस। नाउ व्हाई परचेसर? क्योंकि अगर आप परचेस कर रहे हो तो आप सेल भी करोगे। अगर आप सेल नहीं कर रहे हो, याद है ना, राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो अच्छे से सुनना बेटा क्या बोल रहा हूं। तो यहां मैं मनीष राय, मैंने एक पर्टिकुलर ऑप्शन खरीदा, ठीक है, लेकिन लॉस हो रहा था तो बेचा ही नहीं। बेचा ही नहीं तो टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन मैंने खरीदा और मैं बेच रहा हूं, मतलब आई एम एक्सरसाइजिंग माय ऑप्शन। ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट में हूं। भाई प्रॉफिट में तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो यहां परचेसर है। आया समझ में? जो राइटर होता है, अच्छे से सुनना, जो राइटर होता है, राइटर मालूम है ना, जो उल्टा खेलता है, जिसका अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट है, उसको हरदम टैक्स भरना ही है। लेकिन जो सीधे रास्ते पे चल रहा है उसके पास ऑप्शन है टैक्स का। ब्रोकरेज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन टैक्स का ऑपरेट। अब मेरे को बताओ, मैंने परचेज किया और मैं लॉस में हूं, गवर्नमेंट फिर भी मेरे से टैक्स लेगी क्या? क्यों? क्योंकि मैंने सेल किया ही नहीं, तो सेलिंग के ऊपर है, ठीक है। तो सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज वेयर ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, मतलब आपने बाय किया और सेल किया, या सेल किया और बाय भी किया, आइदर और। आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की, इसका मतलब आप प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट में थे, यू हैव टू पे टैक्स। थर्ड, सेल ऑफ अ फ्यूचर्स इन सिक्योरिटी। फ्यूचर्स 0.010%। कौन पे करेगा? सेलर ऑन द प्राइस एट विच सच फ्यूचर्स इज ट्रेडेड। अब याद रखना, अगेन फ्यूचर्स में इन लोग ने सेलर बोला है, प्रैक्टिकल, ये देखो ये थियरी है बेटा, प्रैक्टिकल में बायर और सेलर दोनों को भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर्स है, ऑप्शन नहीं है। यहां राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, यहां राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है। आया समझ में? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। अब इसी का एक्सप्लेनेशन आगे दिया है इन्होंने, देखो इलैबोरेट किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी कितना लगेगा? इसके अलावा याद रखना, ब्रोकरेज और एसटीटी के अलावा जीएसटी लगेगा कितना? लेट अस सी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज चार्ज एट 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस द ट्रांजैक्शन चार्जेस। जो भी ब्रोकरेज है या ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसका 18% जीएसटी लगेगा। बोथ एसटीटी एंड जीएसटी आर कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
Stamp duty is charged at 0.002%, rupees 200 per करोड़. 1 करोड़ के पीछे 200 रुपए आपको भरना पड़ता है स्टैम्प ड्यूटी फॉर बायर्स ऑफ इक्विटी फ्यूचर्स, and at 0.003%, 300 rupees per crore for buyers of equity options. फ्यूचर्स के लिए 0.002 और ऑप्शंस के लिए 0.003. ये भरना पड़ेगा आपको स्टैम्प ड्यूटी. सेबी टर्नओवर फीस आर चार्ज एट ₹10 पर करोड़. तो ये इन्होंने सबके रेट्स बता दिए कि क्या रेट होता है, क्या रेट होता है. इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ साची बोलो. सर ये रेट्स पर क्रोर दिए हुए हैं, तो जरूरी थोड़ी है हर कोई क्रोर्स में ट्रेड करेगा क्या? नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन इन मल्टीपल्स देख सकते हैं ना. अब अच्छे से सुनना, आप 1 करोड़ का नहीं कर रहे हो, आप 50 लाख का कर रहे हो फ्यूचर्स में. तो भाई 1 करोड़ पे 200 रुपए है, तो 50 लाख पे 100 रुपए भर. 100 रुपए. 25 लाख पे 50 रुपए भर. 50 रुपए. अगर आदमी 5 लाख का भी खरीदता है तो भी उसको भरना है. तो जो भी खरीदेगा मल्टीप्लाइड बाय 0.002% उतना लगेगा उसको स्टैम्प ड्यूटी. आया समझ में? यस. सेम थिंग इज फॉर सेबी टर्नओवर फीस. 10 रुपए 1 करोड़ पे. अब मैंने 5 लाख का ही माल खरीदा है तो उस हिसाब से मेरे को भरना पड़ेगा. ठीक है? यस. ओके. अब अगला जो कंसेप्ट है ये हमारा हो चुका है. फिर से आप लोग देख सकते हो बिड आस्क स्प्रेड एंड इंपैक्ट कॉस्ट. अब मेरे को एक बात बताइए, सिर्फ स्टार्टिंग का देखिए. बिड प्राइस मतलब बाइंग प्राइस कितना चल रहा है. चलो हम लोग साची को ही बोलते हैं क्योंकि साची का ही वीडियो ऑन है. साची सॉरी, हाँ नहीं तो तू बोलेगी क्या है यार मैं वीडियो ऑन करती हूँ तो सर मेरे को ही पकड़ते हैं. नहीं सर, नो प्रॉब्लम. लेकिन इसमें तू कंसेप्ट इजीली समझेगी, सीखेगी, क्योंकि हर चीज में तेरे को देख के ही पढ़ा रहा हूँ. कि अगर तेरे को समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट मेरे को ये समझ में आ रहा है कि बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा. अब मेरे को बताओ, अगर आपको अच्छे से सुनना बेटा, क्वेश्चन क्या है. अगर आपको ये पर्टिकुलर शेयर बाय करना है तो आप कितने रुपए में बाय कर सकते हो? 16.60. हट पगली, रुलाएगी. 16.60 पे तो बायर खड़ा है, आपको बाय करना है. सेलर कितने पे खड़ा है? अच्छा हाँ, 16.80. आया समझ में? तो मनीष राय यहाँ रेट देख रहा है वो पर्टिकुलर टेबल के अंदर कि भाई 16 रुपए 16 पैसे 16 रुपए 60 पैसे पे बायर खड़ा है, बेचने वाला खड़ा है 16 रुपए 80 पैसे पे. अगर मनीष राय को शेयर खरीदना है तो बायर के पास जाएगा या सेलर के पास जाएगा? सेलर के पास. बायर के पास जाऊंगा तो बोलेगा यार मेरे को खुद को खरीदना है यार, तो मेरे को खरीदना है तो मैं सेलर के पास जाऊंगा. ठीक है. अच्छा, दोनों में स्प्रेड कितना है? दैट इज बिड और आस्क में स्प्रेड कितना है? 20 पैसे. 20 पैसे. इंपैक्ट कॉस्ट क्या होता है? दोनों का जो बीच का प्राइस डिसाइड होता है, एवरेज. तो हम लोग बोल सकते हैं 16.60 प्लस 16.80 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 16.70. दैट इज योर इंपैक्ट कॉस्ट. इनका ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में इनका बोलने का मतलब एक ही है कि अगर आप इंपैक्ट कॉस्ट इग्नोर करोगे तो आपको लॉस होगा. अगर आप इंपैक्ट कॉस्ट इग्नोर करोगे, फॉर एग्जांपल दिस इज द रेट व्हिच इज गोइंग ऑन, मेरे को जल्दी से बाय करना है, जल्दी से बाय करना है. चलो साची बताओ कितने में बाय करूंगा? सर फर्स्ट एग्जांपल है ना, फर्स्ट ही इंपैक्ट कॉस्ट बाय कर हाँ इंपैक्ट कॉस्ट इग्नोर करो. मेरे को बाय करना है, कितने पे मेरे को शेयर मिल रहा है? 16.80. और मेरे को ताबड़तोड़ सेल करना है, कितने में बिक जाएगा? 16.60. यस. मतलब मेरा प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? मैंने खरीदा 16 रुपए 80 पैसे में, बेचा 16 रुपए 60 पैसे में, तो लॉस हो गया. लॉस हो गया. दैट इज व्हाट दे वांट टू से कि भाई ये जो स्प्रेड है ना,
इसके ऊपर काम अगर आप करोगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, इसके लिए इम्पैक्ट कॉस्ट का वेट करो। मतलब अगर मेरे को खरीदना है शेयर तो मैं 16 रुपए 70 पैसे डालूंगा, क्योंकि रेट दोनों के बीच का अगर डालूंगा तो मेरे सौदा होने के चांसेस ज्यादा है। ये नहीं बोल रहा हूं सौदा हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब यही चीज हम लोग रीड करते हैं, बिड आस्क स्प्रेड एंड इम्पैक्ट कॉस्ट। साची प्लीज हेल्प मी आउट। These are not actually paid by market participants. These costs arise because of market imperfections or lack of liquidity. The result is that buyer who place orders to buy at the market price instead of placing limit orders end up paying higher prices. कुछ समझ में आया? Similarly, sellers who place एक मिनट, कुछ समझ में आया? इधर कितना पढ़ा तूने? The result is that buyer who place orders to buy at the market price, अगर मैं डायरेक्ट 16 रुपए 80 पैसे में खरीदूंगा, इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर मतलब 16 रुपए 70 पैसे डालने की जगह पे मैं अगर 16 रुपए 80 पैसे में खरीदूंगा तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा, मैं हायर प्राइस पे खरीद रहा हूं। तो मेरे को ऐसे सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए? इम्पैक्ट कॉस्ट डालना चाहिए। इम्पैक्ट कॉस्ट डालना चाहिए, मतलब 16 रुपए 70 पैसे डालना चाहिए। मतलब मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है सेलर भी एक स्टेप नीचे आ जाए और सौदा हो जाए। तो दैट इज व्हाट दे वांट टू से। मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, the result, second line, the result is that buyer who place orders to buy at the market price, अगर मैं डायरेक्ट 16 रुपए 80 पैसे डालूंगा तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग लिमिट ऑर्डर, 16 रुपए 70 पैसे की जगह पे मैं 16 रुपए 80 पैसे डालूंगा तो क्या होएगा? Order end up paying higher price. Similarly, seller who places order to sell at the market price instead of limit order, जिसको बेचना है वो 16 रुपए 60 पैसे में बेचेगा तो कम प्राइस में बिका, उसको क्या करना चाहिए? 16 रुपए 70 पैसे डालना चाहिए, इम्पैक्ट कॉस्ट। अगर वो 16 रुपए 70 पैसे में डालेगा, हो सकता है उसने थोड़ा सा अपना प्राइस कम किया तो बायर भी 10 पैसे आगे बढ़ेगा और सौदा हो सकता है, तो लॉस नहीं होगा। अगर आप इम्पैक्ट कॉस्ट पे काम करोगे तो लॉस कम होगा। दैट इज व्हाट दे वांट टू से। ठीक है, कंसिडर एन ऑर्डर बुक विद द फॉलोइंग बाय एंड सेल ऑर्डर फॉर ऑप्शन ऑन अ स्टॉक। अब नीचे का एग्जांपल अगर आप रीड करोगे तो वही चीज बताया जो मैंने अभी अभी आपको बताया। यस साची, एक बार रीड कर लो। The best buy price is rupees 16 paise, while the best sell price is 16 rupee and 80 paise. If some investor is in a hurry to buy the option, he will have to buy it at the ask price of 16 rupees and 80 paise. Similarly, an investor who wants to immediately sell an option or square off his long position will receive the bid price of 16 rupees and 60 paise. An investor who buys the option at a premium of 16 rupees and 80 paise and immediately squares up the position at 16 rupees and 60 paise would incur a loss of 0.20 paise per lot. This gap between the bid and ask price is known as the bid ask spread. The bid ask spread tends to be larger for illiquid stocks which have lesser participation by traders. ओके, अभी इन लोग ने एक नई चीज बताई है कि अगर ये गैप ज्यादा है ना, बिड और आस्क का स्प्रेड अगर ज्यादा है, इसका मतलब वो इलिक्विड है, मतलब उसमें ज्यादा बायर या सेलर अवेलेबल नहीं है। अगर जहां बायर और सेलर अवेलेबल नहीं है, जहां वॉल्यूम कम है, जहां ट्रांजैक्शन कम है, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना या ऐसे डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। इसमें आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। आगे, impact cost is a measure of the cost incurred due to the bid-ask spread. Again, the larger the bid-ask spread, larger would be the impact cost. अब दोनों के बीच का अगर गैप ज्यादा होगा तो इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होगा, बट नेचुरल। अगर हम लोग बात करें 16 रुपए और 17 पैसे, बिड 16 रुपए आस्क 17 रुपए, तो भाई उसका गैप ज्यादा होगा, 50 पैसे का गैप होगा। अगर इम्पैक्ट कॉस्ट करना है तो 16 रुपए 50 पैसे पे करना होगा, तो गैप ज्यादा है। ठीक है, तो ये पूरे इसका मतलब क्या है? बिड आस्क के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज टर्म्ड एज स्प्रेड। अगर आपको कभी भी शेयर खरीदना है तो आप इम्पैक्ट कॉस्ट पे खरीदोगे एवरेज पे तो ज्यादा फायदा है। अगर आप बिड और आस्क मार्केट रेट पे खरीदोगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। दैट इज व्हाट दे वांट टू सी। समझ में आया? लेकिन बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं,
मार्केट में जब लाइव मार्केट चलता है ना, तो ऐसा कई बार होता है। जैसे ये रेट चल रहा है 16 रुपए 60 पैसे, 16 रुपए 80 पैसे। जैसे ही मैंने 16 रुपए 80 पैसे में खरीदा ना, वैसे ही ये 17 रुपए 17.5 रुपए हो जाएगा। और मैंने देखा है विद इन सेकेंड्स लोग खरीद के बेच देते हैं, विद इन सेकेंड्स। क्योंकि जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, 16 रुपए 80 पैसे में खरीदा, देखा मेरे शेयर्स आ गए, जैसे ही मेरे शेयर आए मैंने 17 रुपए 25 पैसे में रख दिया, 17 रुपए 25 पैसे में बिक गया। कितना पैसा मेरे को प्रॉफिट हुआ? 45 पैसे। 15 पैसा ब्रोकरेज भी पकड़ू तो 30 पैसे मेरे को मिल रहा है। 1 लाख शेयर का किया तो 15,000 मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। क्या ठीक। सॉरी 30 पैसे आपने बोला, 15 पैसे ब्रोकरेज का था। अच्छा ठीक है, तो तो 30,000 मिल 30,000। जाएगा। तो ये चीजें होती है, लेकिन थियरी में जैसा बोला है भाई इम्पैक्ट कॉस्ट का वेट करो, तो अपन बोलेंगे हाँ वेरी गुड, इम्पैक्ट कॉस्ट का वेट करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। ठीक, अब एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग मतलब बट नेचुरल, जब आप खरीदोगे तो कॉस्ट ऑफ कैरी याद है आपको? कॉस्ट ऑफ कैरी, अगर आप कैरी करके लेके जा रहे हो तो आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वही चीज है। देखो, suppose a trader takes a short position of one lot of index futures of the future price at the future price of 17,500. The lot size is 50. फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। Hence the contract का वैल्यू कितना होगा? 50 shares into 17,500, that is 8,75,000. The various costs associated with this trade are shown in the table below. देखो, brokerage लगेगा 0.03%, that is 262 rupees 50 paisa. 8,75,000 का 0.03%, तो approximately 262 rupees 50 paisa. Securities transaction tax लगेगा 0.01%, तो 87 rupees 50 paisa. Exchange fees लगेगा 0.002, that is 17 rupees 50 paisa. GST 18% पे लगेगा, that is 1 plus 3. Brokerage plus exchange fees का 18%, तो comes to 50 rupees 40 paisa. SEBI charges 0.88, तो टोटल ट्रेडिंग कॉस्ट कितना हो गया आपका? टोटल कैरी, कॉस्ट ऑफ कैरी 418 रुपीज 78 पैसा। ठीक है, अब इन्होंने नीचे नोट भी लिखा है क्या? दैट द ब्रोकरेज चार्जेस 0.03 आर ओनली इलस्ट्रेटिव, एग्जांपल के लिए दिया है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ब्रोकर्स टुडे चार्ज ब्रोकरेज एट अ फ्लैट रेट पर ऑर्डर. Stamp duty is not considered in the above example as it is only charged on the buy side of the transaction. So these are certain assumptions. तो cost of trading concept समझ में आया क्या? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। चलो, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एलॉगरिथमिक ट्रेडिंग। अब एलॉगरिथमिक ट्रेडिंग मतलब क्या, पहले अच्छे से बेटा सुन लो। ये ना एल्गो एल्गो बोलते हैं मार्केट में। नाउ एल्गो इज अ सॉफ्टवेयर, नथिंग एल्स। एल्गो इज अ सॉफ्टवेयर। ये जो आप लोग बहुत सारे इसमें देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट में आता है स्टॉक, वो अपने आप बता रहा है बाय करो और सेल करो, ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं। देयर आर वेरियस सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये आप बता नहीं सकते हो। याद रखना, मार्केट मार्केट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब तक आप खुद हो, मशीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, ये मशीन के ऊपर डिपेंडेंट वाली ट्रेडिंग है। इसमें होता क्या है ये बताता हूं इन जनरल। ठीक है, तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर है जो आप उसमें फीड कर दो कि आज मेरे को 1 लाख रुपए का माल खरीद सकता हूं मैं। कितने का अमाउंट फीड कर दिया? 1 लाख। अब है ना, जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर ऑन करोगे तो ये ना सब चीज का वैल्यू देखेगा। वॉल्यूम क्या चल रहा है, बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, सब चीज देखेगा। और उसके हिसाब से जैसे ही वो उसके टारगेट रेंज में आएगा वो खरीद लेगा, जहां उसको लगता है कि यहां से प्रॉफिट होएगा। और जैसे ही उसको लगता है अब नीचे गिरने वाला है तो बेच देगा। अपने आप खरीदेगा, अपने आप बेचेगा, आपकी जरूरत ही नहीं है। पूरा के पूरा सॉफ्टवेयर खेलेगा।
पूरा की पूरा सॉफ्टवेयर खेलेगा। ऐसा भी लगता है सवेरे सवेरे कि मार्केट गिरने वाला है तो पहले बेच देगा, जैसे ही नीचे आएगा उसको लगा यार वॉल्यूम बढ़ रहा है, बायर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब ऊपर जाने वाला है, खरीद लेगा। तो ये ऑटोमेटिकली होगा। और क्योंकि इसमें ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो फटाफट होगा। क्योंकि अगर मेरे को बाय करना है तो मेरे को कुछ कीज प्रेस करना पड़ेगा, प्लस की प्रेस करना पड़ेगा, बाय करना है तो शेयर्स डालना पड़ेगा, क्लाइंट का कोड डालना पड़ेगा, ये सब चीजें डालना पड़ेगा, इसमें टाइम लगता है। लेकिन क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर है, इसमें टाइम नहीं लगता। तो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के, लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मशीन है, मशीन गलतियां करती है। कोई भी अगर बेटा मेरे अगर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग 100% गारंटी देता कि आपको प्रॉफिट ही होगा तो सब वही करते थे ना। और सब अच्छा सब कमाएंगे तो लॉस किसको होगा फिर? भाई मार्केट ऐसा है कि मनीष राय को अगर 100 रुपए इधर प्रॉफिट हो रहा है तो किसी ना किसी को 100 रुपए लॉस भी होगा। अब सब अगर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ही करेंगे, सॉफ्टवेयर से ही करेंगे, तो भाई लॉस किसी को होगा नहीं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, बड़े बड़े जो करोड़ों रुपए के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, उन लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं, वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं। लेकिन फिर भी भले ही टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड हो गई है, लेकिन फिर भी इसमें लॉस होने के चांसेस 50-50 है। तो आदमी सोचता है छोड़ना यार अपन खुद ही करेंगे। तो क्या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का आपको कंसेप्ट समझ में आया? साची, प्लीज रीड इट। Algorithmic trading is a process of executing orders utilizing automated and pre-programmed trading instructions to account for variables such as price, timing, and volume. And algorithmic is a set of the directions for solving a problem. It is basically a mathematical model developed by programmers and is fed into a computer. The model considers the changing market conditions such as security prices, traded volumes, time of the day, etc., and dynamically places buy and sell orders in the market. The biggest advantage of algorithmic trading is that because placing of buy and sell orders is automatic and computer driven, the individual traders' emotions are not allowed to affect his or her trading decisions. Another huge advantage is that algorithmic trading reduces the overall time taken for order execution because computers can place orders at far higher speeds than human operators sitting at trading terminals. High frequency trading is an offshoot of algo trading, which allows a trader to take tens of thousands of traders per second. Algo trading is mainly used by institutional investors and large brokers to cut down their trading costs. Some large brokers in India also allow their retail clients to use algo trading strategies in the derivatives market. इसमें बेटा किसी को कुछ क्वेरीज कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज लेट मी नो। एल्गो, इट इज अ सॉफ्टवेयर, नथिंग एल्स। सबको समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे ट्रैकिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेटा। मेरे को बताइए पुराने जमाने में, आज तो इंटरनेट है, आज हम रियल टाइम बेसिस पे प्राइस देख सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के किसी ऑफिस में जाओगे तो आप देखोगे ब्लू रेड फटाफट ब्लिंक होते रहता है, मतलब चेंजेस रैपिडली है। पहले के जमाने में तो न्यूज़पेपर होता था, मेरे को आज भी अच्छे से याद है, ठीक है, लोग न्यूज़पेपर में देखते थे अच्छा शेयर का भाव क्या चल रहा है। अब यहां आप भाव पढ़ रहे हो, ये कल का भाव है, आज का नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रिंट कब हुआ? रात में, तो जो भाव आ रहा है वो कल का भाव है। आपको यकीन नहीं आएगा, पहले के टाइम पे दूध का भाव, मिल्क पेपर में आता था, सवेरे लोग पेपर खोल के देखते थे आज का भाव क्या है दूध का, बोले 10 रुपए लीटर। ए भाई 10 रुपए लीटर दे, दूध दे। आज 9 रुपए 80 पैसा है, ये ले भाई 9 रुपए 80 पैसा दूध दे।
अरे यार आज 10 रुपए 10 पैसे हो गया, ये ले। अंडे, अंडे का रेट न्यूज़पेपर में आता था। गोल्ड, गोल्ड का रेट पहले न्यूज़पेपर में आता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंटरनेट की वजह से हर चीज रियल टाइम बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, वही चीज यहां पे बताई है, देखो मैं रीड करता हूं आपके लिए। प्रायर टू द सर्ज ऑफ इन द पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट ट्रेडिंग के पहले daily newspapers were the chief source of information regarding spot and derivative price. The prices of both spot and F&O market can now be tracked on a real-time basis on the websites of both exchanges as well as on trading platforms, online trading platforms of various brokers. In addition to the prices, the following details can be tracked by market participants. आज आप क्या-क्या देख सकते हो ऑनलाइन? तो ये सब चीजें देख सकते हो। क्या-क्या देख सकते हो? डेट, सिंबल, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है भाई, फ्यूचर है या ऑप्शंस है, एक्सपायरी रेट, ऑप्शन टाइप कौन सा है, कॉल अमेरिकन है या पुट अमेरिकन है, या कॉल यूरोपियन या पुट यूरोपियन। अपने इधर तो यूरोपियन चलता है, अमेरिकन चलता नहीं है। कॉर्पोरेट एक्शन कुछ है या नहीं है, स्ट्राइक प्राइस क्या चल रहा है, ओपनिंग प्राइस आज का क्या था, आज हाई कितना गया, आज का लो कितना गया। ये सब अगर आपको रीड करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस। फिर हम लोग नीचे वाला स्लाइड करेंगे, सिर्फ एक बार रीड कर लो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सब चीज आज आप रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हो। दैट इज व्हाट दे वांट टू से। अगर ये पेज कंप्लीट हो गया हो तो मैं नीचे की तरफ चलूं। इसमें से मैक्सिमम थिंग्स वी हैव डन ऑलरेडी। ओपन इंटरेस्ट, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम और क्वांटिटी, टोटल ट्रेड वैल्यू एंड सो ऑन। सॉरी, just go through it.
Tachi, completed? Any queries? बेटा और किसी को कुछ queries है? Because this chapter ends over here. So जो last points है information on trends in F&O markets, ये last points आप एक बार brief में explain कर देंगे? चलो ठीक है, as you wish. सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेंड मेरे को बताइए, आज की डेट में अगर मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे आज अभी आप जाओ तो आपको ये बता देगा कि कौन कौन से फ्यूचर एंड ऑप्शन पॉजिटिव और कौन कौन से नेगेटिव है। वो बताता है आज की डेट में इंटरनेट। हम लोग ये देख रहे हैं कि इंटरनेट की वजह से आप क्या क्या देख सकते हो। फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट कितना है, ओपन इंटरेस्ट में गेनर्स, मतलब ओपन इंटरेस्ट किस किस फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, किस किस फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, आप ये भी देख सकते हो। एक्टिव कॉल कौन सा है, एक्टिव पुट, सबसे ज्यादा ट्रेड किस में हुआ, कॉल में, और कौन से पुट में सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ, और आखिरी में पुट कॉल रेशियो, कॉल ज्यादा चल रहा है या पुट ज्यादा चल रहा है, और कौन, अगर दोनों चल रहे हैं तो कौन कौन से चल रहे हैं, वो सब चीज आपको दिखाएगा। इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेंड्स इन एफएनओ मार्केट। आया समझ में? Yes. और बताइए। So brokerage at flat rate per order means? पर ऑर्डर मतलब सामने वाला, आज की रेट में ना ऐसे बहुत सारे हैं जो बोलते हैं भाई एक काम कर, तू है ना कोई भी फ्यूचर ऑप्शन ले ले, फ्यूचर ले ले, कोई भी फ्यूचर ले ले, 200 रुपए पर लॉट, खत्म, फिक्स्ड। समझ में आया? तो अमाउंट इज फिक्स पर लॉट। डन? Yes. और कुछ? नहीं. बाकी स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आज का जो कंसेप्ट हम लोग ने देखा। चलिए ठीक है, अगले चैप्टर के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो अगला चैप्टर है वो थियोरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। थियोरेटिकल ज्यादा है और प्रैक्टिकल कम है, ठीक है? मतलब इसमें ठीक है, मैं मेरे हिसाब से कल बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू टुडे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं। साची आप कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, मैं बोल रही थी कि एग्जाम के लिए हमें एनएससी जाना होगा ना? यस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर मेजरली मतलब मेनली जो है 15 जून के बाद ही आप कह रहे हैं ना एग्जाम टाइमिंग? या क्योंकि मेरे हिसाब से अभी बीच में हम लोग थोड़ी सी गैप और होगी मेरी, क्योंकि आई विल बी शिफ्टिंग समवेयर एल्स, तो मेरी थोड़ी सी गैप होगी 3-4 दिन की। उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगर कुछ पोर्शन बचता है तो। ठीक है, चलो ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।